2 पार्ट मुझे पढ़ाने हैं। सबसे पहला पार्ट, चैप्टर खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, पूरे चैप्टर का ही टेस्ट होगा, ठीक है। जो चैप्टर हम मतलब चैप्टर नहीं, टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है बेटा सेंट्रोजोम। देखिए सेंट्रोजोम की फॉर्मेशन होती है किस तरीके से, दो इस तरीके के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं, ये दोनों क्या है, सेंट्रियोल है। तो जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद होते हो तो इन दोनों को कंबाइंडली मिला के हम सेंट्रोजोम कहने लग जाते हैं। मैंने बोला जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं और इन्हें सराउंड करने के लिए एक अमॉर्फस कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं आपका काइनोप्लाज्म, तो वो स्ट्रक्चर मिलके कहलाता है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होगा, ये एब्सेंट होता है किस किस में, प्रोकैरियोट्स में और आपकी प्लांट सेल के अंदर। आपको देखने के लिए सेंट्रोजोम नहीं मिलेगा। अब इस सेंट्रोजोम को अगर हम लोग ट्रांसवर्सली कट करें, मतलब जैसे ये सेंट्रियोल था, तो इस सेंट्रियोल को मैं क्या करूं, इस एक्सिस पे काट दूं और इसको ऊपर से देखना चाहूं तो इसके अंदर मुझे क्या स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, मैं उसकी बात यहाँ पे करने वाला हूँ। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, एक सेंट्रियोल था, दो सेंट्रियोल ने मिलकर एक सेंट्रोजोम बनाया, उसको चारों तरफ एक अमॉर्फस कंपाउंड था, काइनोप्लाज्म उसने सराउंड किया हुआ था। हाँ हाँ, सेंट्रोजोम को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है ना। और ध्यान रखना सेंट्रोजोम के चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये भी एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। इसके चारों तरफ भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ये भी क्या है, एक मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसी को, इस ट्रांसवर्स सेक्शन को एनलार्ज करके बनाऊं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, आपको बेटा 9 ट्यूबुलिन प्रोटीन के ट्रिपलेट्स मिलेंगे। अब कहोगे कि ये ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, तो देखिए अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ एक फाइबर है ये, तो इसे कहते हैं सिंगलेट, सिंगल है सिंगलेट। अगर ये दो एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं डबलेट। क्या कहते हैं इसे, डबलेट। और जब ये तीन एक साथ आ जाते हैं तो इन्हें कहने लग जाते हैं ट्रिपलेट, ये कहलाते हैं ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आपको ट्रिपलेट देखने के लिए मिलेंगे और इन ट्रिपलेट के अंदर ये जो तीनों यूनिट लगी हुई है इन्हें मैं नाम दे रहा हूँ ए, बी और सी यूनिट। तो आपको 9 ट्रिपलेट यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगी बाहर की तरफ। कैसे, देखिए 1 2 3, इसी तरीके से आप लगाते चलिए, 9 आपको बनानी है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 9 ट्रिपलेट थे जिसमें 3 यूनिट थी ए, बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी। तो इसमें क्या होता है, इनके चारों तरफ तो ये 9 ट्रिपलेट लगे हुए थे, बीच में एक प्रोटीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर लगा होता है जिसे हम कहते हैं हब। क्या कहते हैं, हब। हब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है और ये 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट लगे हुए, बीच में कोई भी हमारा ट्यूबुलिन का ट्रिपलेट नहीं है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसे मैं हब कह रहा हूं। ये हब इनसे जुड़ा होगा ट्रिपलेट से ऐसे, और जिनकी मदद से ये जुड़ा हुआ है इसे मैं कहता हूं रेडियल स्पोक्स। इन्हें मैं क्या कह रहा हूं, रेडियल स्पोक्स, जिनकी मदद से ये यहाँ पे ऐसे जुड़ गया आके, ऐसे करके जुड़ गया आके, रेडियल स्पोक की मदद से जुड़ गया। और ये जो
9 पेरिफेरल ट्रिपलेट थे, ये आपस में सी ए लिंकर की मदद से जुड़े हुए हैं ऐसे। बेटा ये इनका अरेंजमेंट है, हम तो पढ़ा रहे हैं, ये इनका अरेंजमेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके बता रहे हैं। ये वो फाइन स्ट्रक्चर है जो किसी सेल में माइक्रोन्स में है, उसको एनलार्ज करके देखने के बाद में ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलता है। उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है कि सी ए से ही क्यों लिंक हुई है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो मुझे ढूंढ के बताना जरूर, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरीके से 3 यूनिट्स थी जिसमें सी ए लिंकर्स लगे हुए थे और बीच में इनके बाहर 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स थे और ये इनके रेडियल स्पोक्स हुआ करते थे, और बीच में इनके प्रोटीनेशियस हब हुआ करता था। और बेटा इसको चारों तरफ से सराउंड करने वाला इस तरीके से कंपाउंड होता है जिसे हम पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट या मेस्यूल कह देते हैं, जो इसे चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ठीक है, इसे मैं कह रहा हूं पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट या मेस्यूल। ये कंपाउंड है जो इसे चारों तरफ से सराउंड करने का काम करेगा। तो दिस इज व्हाट अ मेस्यूल और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट इसे नाम दे दिया गया है। और ये जो अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये अपीयरेंस हमें कैसा दिखता है, ये दिखता है हमें, या इट गिव्स अस अ कार्टव्हील अपीयरेंस। कार्टव्हील का मतलब समझते हो आप? बैलगाड़ी का पहिया देखा है आपने? बैलगाड़ी के पहिए जैसा ही गोल गोल सा दिख रहा है ये देखने के लिए। अजी बेटा क्या कह रहे हो आप? किसके जैसा? स्वीगन क्या होता बेटे? किसका? निंजा? तुम्हारी एस्टेसी, मैंने नहीं देखा निंजा कभी। बस जो आपकी बुक कहती है वो ये कहती है कि इट गिव्स अस अ कार्टव्हील अपीयरेंस। तो हमने क्या देखा, सेंट्रियोल सेंट्रोजोम में हमने देखा कि सेंट्रोजोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना था। 2 सिलेंड्रिकल परपेंडिकुलरली स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल लगे हुए थे, ये मिलके एक सेंट्रोजोम बनाते हैं। और इस सेंट्रोजोम को सराउंड करने के लिए एक अमॉर्फस कंपाउंड था काइनोप्लाज्म, और ये आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगा और प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं जो सराउंड करते हैं प्रोटीनेशियस हब को, जो इनके साथ में जुड़ा होगा किसकी मदद से? रेडियल स्पोक्स की मदद से। और यहाँ पे ये जो जुड़े हुए हैं इन्हें हम कहते हैं सी ए लिंकर्स। जिनसे ये जुड़ते हैं इन्हें हम कहते हैं सी ए लिंकर। और इस अरेंजमेंट को आपसे नीट में क्या क्वेश्चन बनेगा कि आपको 9+0 अरेंजमेंट कहां मिलेगा? क्या 9+0? 9+0 क्यों कह रहा हूं? 9 बाहर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए ट्रिपलेट हैं, ठीक है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट हैं और बीच में कोई भी ट्यूबुलिन प्रोटीन का ना सिंगलेट है ना डबलेट है, इसी वजह से इसे क्या कह दिया? 0। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? 9+0 अरेंजमेंट। मेरी बात आपको समझ में आ गई? बहुत आसान सी बात है। अब आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट में आपको लिखवा दूंगा। इसके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि सेंट्रोजोम क्या करता है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सेंट्रोजोम का सबसे पहला काम है कि ये एस्ट्रल रेज की फॉर्मेशन करवाता है और साथ में यही एस्ट्रल रेज आगे चल के स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करा देते हैं। इसकी स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करा देते हैं।
अब आपको ये बात कैसे समझनी है, ये स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल रेज क्या होती है। आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। है जी बेटा, एस्ट्रल तुमने पढ़ा है, सबने नहीं पढ़ा, ठीक है, जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने नहीं पढ़ा एस्ट्रल रेज, ठीक है। सुनो मेरी बात, अब देखिए जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के अंदर बेटा एक इवेंट होता है जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो उस दौरान जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो बेटा क्या होगा कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको दो सेल्स में बांटना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो सेंट्रोजोम है इनके पेयर डुप्लीकेट कर जाते हैं और डुप्लीकेट करके सेल के एक इस एंड पे ये एक इस एंड पे पहुंच जाता है। और जब ये पहुंच रहे होते हैं तो इनसे इस तरीके के एस्ट्रल रेज नाम की चीज निकल रही होती है, ठीक है। अब ये क्यों निकल रही होती है, तो इस बात को ऐसे समझिए, जब ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो एक इवेंट होता है कि क्रोमोसोम को यहाँ पे ऐसे करके अरेंज करा दिया जाता है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स को अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर आके इससे निकले हुए स्पिंडल फाइबर, ये जो एस्ट्रल रेज निकल रही थी वो आगे चल के क्या बनाएंगी, स्पिंडल फाइबर बनाएंगी। और वो स्पिंडल फाइबर ऐसे करके जुड़ जाएगा इस क्रोमोसोम के ऊपर आके, ठीक है। जिस पार्ट के ऊपर आके जुड़ेगा उसे हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। क्रोमोसोम का ही पार्ट रहता है काइनेटोकोर। उस काइनेटोकोर, ये येलो कलर की ये जो बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये काइनेटोकोर है। तो इस काइनेटोकोर पे क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर आए थे ये स्पिंडल फाइबर इस पे कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां से भी जो दूसरा सेंट्रोजोम का पेयर था इससे इस तरीके से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे, ये इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, आगे चल के क्या किया जाएगा, ये जो स्पिंडल फाइबर थे ये डीकंडेंस होंगे, मतलब ये सेंट्रियोल ने इस स्पिंडल फाइबर को इस तरफ खींचेगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा ये, और ये वाला इसको इस तरफ खींचेगा। तो इसकी वजह से जो ये वाला पार्ट था जैसे ये था, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाती है, टूट जाएगी ऐसे बीच में से। और टूटने के बाद में ध्यान से सुनना, ये बीच में से टूट गई, ये बीच में से टूट गई, ये बीच में से टूट गई, तो आधा क्रोमोसोम का इस तरीके से, आधा क्रोमोसोम तो ऐसे ऊपर चला जाएगा ऐसे, और आधा नीचे आना शुरू हो जाएगा ऐसे। तो है बेटा, ये प्रोसेस क्यों हुआ, देखिए इधर देखिए, ये एक सेल थी, इसको सेल डिवीजन करना था, मतलब इसको डिवाइड करना था, कुल मिला के बात ये है। अब डिवाइड करना था तो इसको बोला गया किसके थ्रू, कुछ फैक्टर होते हैं जिन्हें हम लोग माइटोजन कहते हैं। माइटोजन वो कंपाउंड है जो किसी भी सेल को इंड्यूस करते हैं डिवाइड करने के लिए। जैसे सपोज करो आप जा रहे थे साइकिल से और आप गिर पड़े, तो आपकी छोटी सी इंजरी हो गई, तो जिस जगह इंजरी हुई है उस जगह वुंड हो गया है, वहाँ की सेल डैमेज हो चुकी है, उस वुंड को हील करना है, उसको हील करना है। तो हील करने के लिए क्या किया जाएगा, उस जैसे सपोज करो ये पार्ट था जहाँ पे मेरे खरोच लग गई, वहाँ की सेल डेड है, अब उसके आसपास वाली सेल क्या करेंगे, डिवाइड करके उस जगह को भरेंगी। तो वुंड हीलिंग करनी है तो सेल डिवाइड करेगी। सेल डिवाइड करने के लिए क्या करा जाएगा, कुछ ग्रोथ फैक्टर होंगे जिन्हें मैं माइटोजन कह रहा हूँ, जो आसपास वाली सेल्स को, जैसे ये पूरा हाथ था, इसमें इस जगह चोट लगी हुई थी, तो आसपास वाली सेल्स को माइटोजन क्या कहेगा कि भाई ये जो चोट लगी हुई है यहाँ पे, इस चोट को हील करने के लिए आप डिवाइड करो ताकि नई सेल्स यहाँ पे बन जाए और ये वुंड हीलिंग हो जाए। इसीलिए सेल डिवीजन किया जाता है। अब सेल डिवीजन करने के लिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आप सेल डिवीजन करने के लिए इसके पास तो 23 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम है सेल के अंदर। अब एक बार बताइए 46 क्रोमोसोम है, इसको दूसरी एक और डिप्लॉइड सेल बनानी है, ये डिप्लॉइड सेल थी, इसको दूसरी डिप्लॉइड सेल बनानी है। तो डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड सेल तभी तो बन सकती है अगर इसी के क्रोमोसोम को, 46 क्रोमोसोम को अगर मैं दो हिस्सों में बांट दूंगा तो 23 क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक एस फेज नाम का इवेंट होता है, सिंथेटिक फेज होता है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है इनको डुप्लीकेट करा जाएगा,
इनका डुप्लीकेशन किया जाएगा, इनका रेप्लिकेशन कराया जाएगा, और रेप्लिकेशन कराने के बाद में अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ा दिया जाएगा, डबल कर दिया है जी बेटा। ओ नहीं यार, एक होता है G0 फेज, सेल रेस्टिंग फेज होती है, रेस्टिंग फेज। एक होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, फिर होता है G2 फेज, फिर होता है M फेज। ये जो बात बता रहा हूँ ये M फेज की बात बता रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पहले S फेज करके अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर लिया। क्या कर लिया? अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल कर लिया। अब अमाउंट ऑफ डीएनए को डबल, यहाँ पे क्या होगा, ये क्रोमोसोम है, तो ये 2n है, ये 2n है, ये 2c है, ये 2c है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? कंबाइंडली, कंबाइंडली मतलब अमाउंट कभी भी, सॉरी, प्लॉइडी हमेशा सेम रहेगी, अमाउंट डबल हो जाती है। सेल डिवीजन बताऊंगा, अभी तक चक्कर समझ में नहीं आएगा कि 4n 4c 2c कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। बस फिलहाल ये समझ लो कि ये जो क्रोमोसोम यहाँ पे लगे हुए थे, मैंने डबल बना दिए थे, गलती की एक, ये मैंने गलती की, मैंने डबल बना दिए थे, ये बना दिया। अब एम फेज में बता रहा हूँ, इसमें ये आधे क्रोमोसोम है। अब ये मैंने कितने, 3 क्रोमोसोम बनाए हैं, ऐसे ही पूरे 23 पेयर क्रोमोसोम लगते हैं। 23 में बना नहीं सकता, नहीं सेल इतनी बड़ी बनानी पड़ेगी, इसलिए 3 के रेस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके अंदर 2n 2c कंटेंट है जो नॉर्मल होता है, इसके अंदर 2n 2c कंटेंट है। तो जब डिवीजन हो जाएगा, ये स्पिंडल फाइबर ने आधे इसको ऊपर खींच लिया, आधा इसको नीचे खींच लिया, लेटर ऑन क्या होगा, लेटर ऑन ये दोनों इस तरीके से न्यूक्लियस बना लेंगे, इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे पैक हो जाएगा, ऐसे पैक हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, सेल्फुरो बनेगी। सेल्फुरो बनने के बाद में यहाँ पे 2 सेल तैयार हो जाएंगी जिनके पास अपना न्यूक्लियस है और अपना अपना डीएनए। क्या कह रहा है यार, पागल हो रहा है तू? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ये क्या लिखा है, ये 2n 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 को हैप्लॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? नहीं होगा हैप्लॉइड, मैं 1 करोड़ रुपए की शर्त लगा रहा हूँ, लगा ले ऐ जी। मैं फिर से कह रहा हूं कि चलो आधा टुकड़ा है, तुम्हारी एस्तेसी आज पूरा ही टुकड़ा कर देता हूं मैं तुम्हारा। अरे भैया, मैंने कहा कि जब एस फेज होता है तो एस फेज में एक लाइन एनसीईआरटी की अभी खोल लेना, लाइन है एनसीईआरटी की अभी खोल लेना, कि यहाँ पे अमाउंट, इसलिए कह रहा था मैं कि जो चैप्टर जहां होता है वहीं पे पढ़ाया जाए तो बेहतर है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, ब्लड प्लॉइडी रिमेन सेम, प्लॉइडी रिमेन सेम। अब कैसे रहेगी, इधर देखिए, अमाउंट ऑफ डीएनए को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और प्लॉइडी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो किसी सेल में जब वो नॉर्मल स्टेट में थी तो उसके पास में 2n 2c कंटेंट होता है। क्या होता है? 2n 2c कंटेंट होता है। जब उसने एस्पेज किया तो प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम 2n, प्लॉइडी डबल 4c। तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ये इसमें एक जो कंटेंट है ना, ये आधा इतना, ये खुद में 2n 2c है, ये खुद में 2n 2c है। अब समझ में आ गई बात, नहीं आ गई कि आधा टुकड़ा है? बेटा पूरी देखो, मेरी बात सुनो, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, वो दूसरे वाले को इरिटेट करता है। तो मैं इरिटेट इस बात से इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तो पता है, आपको नहीं पता, और आप उस चीज को गलत जगह पे पूछ रहे हो। गलत जगह क्या? मैं पढ़ा रहा हूं सेल, पार्ट है किसका, सेल डिवीजन सेल साइकिल का। तो जब ये पार्ट पढ़ाया जाएगा वहां पे दोबारा पढ़ाई दूंगा उस चीज को। फिलहाल तो मेरे को क्या समझाना था, सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर या एस्ट्रल रेज क्यों निकले, वहां से शुरू करी थी, कहां पहुंचा दिया। बात समझ पा रहे हो? तो मेरे इरिटेट होने का कारण ये है कि मैं चिढ़ा क्यों। आगे मेरी बात समझ में? लगा रहा शर्त मेरे साथ? लगा ले, ठीक है। अब सुनो आगे की बात। तो ये तो समझ में आ गया कि ये स्पिंडल फाइबर क्यों बनाए जाते हैं,
सेल डिवीजन करवाने के लिए, और सेल डिवीजन का कौन सा फेज, कैरियोकाइनेसिस करवाने के लिए। मतलब उसके न्यूक्लियर डिवीजन को कराने के लिए स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो न्यूक्लियर डिवीजन वहां पे नहीं हो पाएगा, क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम नहीं हो पाएगा। तो स्पिंडल फाइबर, और जानते हो अगर स्पिंडल फाइबर इस पे ना जुड़े, और सपोज करो इधर देखो, इधर इधर देखना एक बार, अगर सपोज करो ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे थे और ये वाला स्प्लिट हो गया, ये वाला स्प्लिट हो गया, और यहाँ पे दोनों रह गए और इस वाला खाली रह गया, तो ऐसा होने से जानते हो क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो होंगे ना उस सेल में हाफ रह जाएंगे। क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जीन्स होती है, हर क्रोमोसोम पे डिसाइडेड जीन है कि इस क्रोमोसोम पे इसको बनाने वाली जीन है, उसमें म्यूटेशन हुआ तो ये डिजीज हो जाएगा। जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, हीमोफीलिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इतनी सारी बीमारियां सब इन्हीं के कारण तो हो रही हैं। और इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर वो इस क्रोमोसोम में इस छोटे से हिस्से में अगर कोई परेशानी हुई है तो उसे कहते हैं हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर, मतलब सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण अगर हुई है तो। और अगर पूरा का पूरा क्रोमोसोम का गेन हो गया है या लॉस हो गया है तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी पूरी कैटेगरी है, क्लास 12 में पढ़ाई जाएगी, ठीक है, अभी कोई जानने की जरूरत नहीं है। और सबके स्पेसिफिक रीजन है, किसके लिए क्या रीजन होता है। और ये जो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्रोमोसोम का, इसे कहते हैं डिसजंक्शन होना। क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो क्रोमोसोम का तो कहलाता है नॉन डिसजंक्शन। क्या कहलाता है, नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के कारण क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। और उसमें भी कई कंडीशन है यार, मैं क्या पढ़ाऊं तुम्हें, अभी तो तुम अनपढ़ हो अभी फिलहाल, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा लिखा बनाऊंगा मैं। बायोलॉजी तो तुम्हें अभी जीरो है, मतलब पढ़ाई तो रहा हूं मैं, धीरे धीरे तो जानोगे, ठीक है। तो इसलिए किसी बात को लेकर बहस नहीं करना, बहस मतलब समझ रहे हो, जेंटली आप क्वेश्चन पूछोगे, हेल्दी डिस्कशन होगा। लेकिन अगर आप रिजिड हो जाओगे कि नहीं मैं स्टैटिक हूं अपनी बात पे, तो मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर सकता हूं। इतनी भगवान की दुआ से मेरा हाथ बहुत अच्छा है बायोलॉजी के अंदर कि मैं, ये मेरा काम है यार, दिन रात मैंने किया है। मेरी बात समझ पा रहा है तू, मैंने इस काम को कितने हजार घंटे किया है ना, तो मैं परफेक्शन पे आ चुका हूँ। अगर तू भी कई हजार घंटे किसी काम को कर लेगा ना तो तू भी परफेक्शन पे आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहा है, इसलिए जो मैं कहता हूँ उस बात को समझा करो, समझा करो, ठीक है। अब एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो गया, ये किसकी वजह से हुआ, सेंट्रोसोम की वजह से हुआ, ठीक है। दूसरा काम यहाँ पे होता है बेटा, आपने कभी बेसल बॉडी सुनी है, बेसल बॉडी, बेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजिला की सुनी है, बेसल बॉडीज सिलिया और फ्लैजिला की थी। तो वो जो सिलिया की और फ्लैजिला की बेसल बॉडी थी उसको भी यही सेंट्रियोल बनाता है। मतलब सिलिया की मेन बॉडी और फ्लैजिला की मेन बॉडी जो होती है उसको ट्यूबुलिन प्रोटीन बनाती है, उसे बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो इधर देखो, इसी फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में ऐसे पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट है बेसल बॉडी और ऊपर वाला पार्ट है ये हुक, याद है, और उसमें लगा हुआ था फिलामेंट। तो याद ये रखना है आपको कि इसका जो इतना पार्ट है जिसे मैं कह रहा हूं बेसल बॉडी, तो इस बेसल बॉडी को बना रहा है कौन, इस बेसल को बना रहा है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। और इतने पार्ट को, कौन से वाले को, ये जो ऊपर वाला इतना हिस्सा बचा हुआ है इसे बनाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इन्हें बनाती हैं माइक्रोट्यूब्यूल। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल को बनाने के लिए ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल को बनाती है। क्लियर है मेरी बात, आपको पक्का समझ में आ रही है। और इसमें और इन दोनों के अरेंजमेंट में देखो अंतर समझ लो, इसका अरेंजमेंट सेंट्रोसोम का मैंने अभी दिखाया कार्टव्हील वाला 9+0 अरेंजमेंट था, 9+0 था। इसको माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट जानना चाहोगे जो इसे बना रहा है, इसका अरेंजमेंट होता है ऐसे, अल्फा बीटा मतलब ए और बी 2 यूनिट है, तो ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट पैरेलली लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 हो गए, 11 12, 13वां कहाँ फिट करूं, लो 13, ठीक है। तो 13 नहीं, इसमें तो ये सब दूर नहीं है ना, सब बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज है, चिपके हुए हैं ये, इसमें अरेंजमेंट नहीं है। इसमें क्या आपको याद रखना है, इसमें याद रखना है कि देखो ये ए बी ए बी ए बी, ये ऐसे फिलामेंट है ये प्रोटीन का, ये ऐसा, ये फिलामेंट है, ये ऐसे करके, ये फिलामेंट्स हैं जो इसे पूरे को बना रहे हैं ऐसे करके। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किसमें पढ़ते हैं, साइटोस्केलेटन में। ये किसका पार्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन का। तो इसके आधे हिस्से को माइक्रोट्यूब्यूल बना रही है, आधे हिस्से को सेंट्रोसोम बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें ध्यान से देखिएगा, ये ए और बी के कितने, 13 प्रोटोफिलामेंट, 13 प्रोटोफिलामेंट ए और बी यूनिट के एक साथ जुड़ गए ऐसे। और इनकी जो बीच वाला कोर है ना, इसका डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर, ठीक है, और इसका पूरे का होता है 25 नैनोमीटर, ठीक है जी, 25 नैनोमीटर, मतलब इतना फाइन है, नैनोमीटर है बेटा, 10⁻⁹ कितना छोटा होगा, आप समझ रहे हो, उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। उसने बनाया है इस वाले हिस्से को, और इसकी बनाने में मैंने आपको बताया था कौन था, ट्यूबुलिन की फिलामेंट थे, ये ट्यूबुलिन के 13 प्रोटोफिलामेंट थे जिसने ये बनाया। और इनके एसोसिएशन के लिए आपकी जीटीपी रिस्पॉन्सिबल होती है, जीटीपी मतलब ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है मेरी बात आपको। तो अब यहाँ पे, यहाँ मेरे हिसाब से आपको अब स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो गया होगा कि इसने जो है दूसरा काम क्या किया है, इसने बेसल बॉडी की फॉर्मेशन कराई है ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करा दी है। क्लियर है। तो अब ये सब आपने लिख लिया, बना लिया, नहीं बनाया अभी, कुछ नहीं बनाया अभी। चलिए तो मैं कुछ जनरल पॉइंट्स बोल दे रहा हूं, लिखो, लिखिए इसमें, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल usually containing two cylindrical structures called centriole which are surrounded by a cloud of amorphous material काइनोप्लाज्म। नेक्स्ट लिखिएगा, दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल लाइक एनिमल सेल, फंजाई and algae, but not found in higher plant cell। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, ये रहा, जैसे मैंने बना रखा है इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना लीजिए। ट्रिपलेट है, बीच में जीरो, कोई भी कुछ नहीं लगा हुआ ट्यूबुलिन प्रोटीन का, इसलिए 9 और 0, 9 + 0। हाँ, हब अगर मेरी बात सुनो, हब अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता, अगर इसमें सपोज करो एक ट्रिपलेट भी लग जाता, तो ये हो जाता 9 + 1। आगे मेरी बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ट्यूबुलिन से रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा 9 + 0। श्रद्धा समझ में आ रही है तेरे को, तो थके हुए इंसानों, इधर देखो बेटा, सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, ये फाइन
हेयर लाइक आउटग्रोथ है किसी भी सेल की। अगर हम बात करें सीलिया और फ्लैजिला के बीच के डिफरेंस की, तो आपको जो सीलिया मिलेंगी और जो फ्लैजिला मिलेंगी, इन दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा? सबसे पहला, इनका जो नंबर ऑफ सीलिया पर सेल है वो बहुत ज्यादा होगा। मतलब आपको एक सेल पे बहुत सारे सीलिया मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ फ्लैजिला पर सेल बात करूं तो ये आपको बहुत लेस मिलेंगे। मतलब कैसे कि ये आपको मुश्किल से मुश्किल मिनिमम 1 मैक्सिमम 4 मिल सकते हैं, और ये हजारों हो सकते हैं सीलिया। दे आर इन थाउजेंड्स इन नंबर। तो इनका ऐसे बेटा सीलिया फिम्बरी जैसी होती है, ऐसा कुछ कह सकते हो, लेकिन इनका काम कुछ और है, फिम्बरी का काम कुछ और था, अभी बताऊंगा। पूरा सुन तो लो यार, पूरा पूरा सुन लो, फिर उसके बाद में मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज हाई, नंबर ऑफ फ्लैजिला पर सेल इज लो, देयर नंबर इज मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। ठीक है, देयर साइज इज स्मॉलर, देयर साइज इज कंपैरेटिवली हायर। इनका सीलिया का जो मूवमेंट होता है, इनका मूवमेंट ओर लाइक होता है। ओर जानते हो आप? जानते हो नहीं जानते? आपने कभी नाव में चप्पू लगे हुए देखे हैं? उन्हीं को ओर्स कहते हैं। तो उससे क्या करते हैं, वो आगे से पीछे की तरफ खींचते हैं तो नाव आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे पैरामीशियम में बहुत सारे लगे होते हैं, पैरामीशियम में बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं, तो वो बाहर के फ्लूइड मीडियम में पैरामीशियम कैसे मूव कर रही होती है, इन्हीं सीलियाज की मदद से ऐसे घूम जाती है। सीलिया ऐसे ऐसे करके मूव करवाते हैं और ये मूवमेंट करवाते हैं। और साथ में सीलिया का काम मूवमेंट में तो है ही है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। सीलिया का काम मूवमेंट में तो है ही है, साथ में सीलिया फीडिंग में भी हेल्प करती है। फीडिंग में कैसे हेल्प करती है? जैसे सपोज करो ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो उसका ये माउथ है जिसे हाइपोस्टोम कह रहा हूँ, तो ये चारों तरफ से बहुत सारे सीलिया लगे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर सपोज करो जिस फ्लूइड मीडियम में ये पैरामीशियम मौजूद है उसमें कोई फूड पार्टिकल था, तो ये सीलिया क्या करेंगे, उस फूड पार्टिकल को सिंक्रोनसली मूव करेंगे और इसे पहुंचाएंगे कहां तक, इसके हाइपोस्टोम तक, इसके माउथ तक। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसने इसको एक तो इसको मूव करके इधर मूव करना है, तो सीलिया ऐसे मूव कर, ये मतलब जो पूरा पैरामीशियम है, मतलब कैसे मूव करा दूं, देखो इसको ऐसे करके उठा के ऐसे ये मूव कर जाएगा सीलिया की मदद से। ठीक है, और दूसरा इसने क्या किया, अपना जो फूड था उसको अपने माउथ तक पहुंचाया, किसकी मदद से, इन्हीं सीलियास की मदद से जो उसको चारों तरफ से सराउंड कर रही थी। तो इसका कई काम है सीलिया के। इसके क्या क्या काम मैंने बताया आपको? इसके काम बताए मैंने कि एक तो ये मूवमेंट में हेल्प करेगा, और दूसरा ये फीडिंग में हेल्प करेगा। किसमें? मूवमेंट में और फीडिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, और दूसरा जो फ्लैजिला होता है, इसका काम फीडिंग का नहीं है, इसका केवल काम है लोकोमोशन करवाना। इसका क्या काम है? केवल लोकोमोशन को करवाना। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दूसरा, सीलिया आपको पूरी सरफेस पे लगे हुए मिल सकते हैं, ये चारों तरफ मिल जाएंगे, लेकिन फ्लैजिला आपको जो मिलेंगे लेकिन फ्लैजिला जो आपको मिलेंगे ये हमेशा आपको एक एंड की तरफ मिलेंगे, पूरे सरफेस पे नहीं, एक एंड की तरफ मिलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहे होंगे, बहुत सारे डिफरेंस है। मैंने आपको बताया कि सीलिया पूरे आउटग्रोथ है, लेकिन फ्लैजिला सिंगल एक एंड पे मिलेगी, चारों तरफ नहीं मिलेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला का नंबर भी कम है, इसका नंबर बहुत ज्यादा है। इनका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ओर लाइक मूवमेंट करते हैं। इनका मूवमेंट कैसा होता है? इनका विप्लेश मूवमेंट हो सकता है। इनका कैसा मूवमेंट होता है? विप्लेश मूवमेंट होता है। विप्लेश मूवमेंट कैसा होता है? ऐसे करके, मतलब इस तरीके से विप्लेश मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को विप्लेश मूवमेंट कहते हैं। और एक और होता है जिसे कहते हैं रन एंड टम्बल मूवमेंट। रन एंड टम्बल मूवमेंट भी होता है। ठीक है, रन एंड टम्बल मूवमेंट में क्या होता है,
जो ये इस तरीके से इसके साथ में ये लगा हुआ है बेसल बॉडी, गोल 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 ऐसे घूमती है, इस एक्सिस पे इस तरीके से ऐसे घूमेगी। तो इस ऐसे मूवमेंट को रन एंड टम्बल मूवमेंट कहते हैं। एक और होता है मूवमेंट, उसमें क्या होता है, ये जैसे आप समझ लो, सीख ले लो आप, सीख को ऐसे करो, कंप्रेस करो और छोड़ दो, तो भाग जाएगी, नहीं भाग जाएगी। एक ऐसा ही मूवमेंट करते हैं ये, कई तरीके के मूवमेंट है इनमें, कई तरीके के मूवमेंट है। जैसे एक होता है ना, कोई स्ट्रैंड को ले लो, फाइबर को ले लो और इसे ऐसे दबाओ और छोड़ोगे तो एकदम क्या होता है, वो आगे मूव करती है, नहीं करती। ऐसे ही ये भी मूव करने में हेल्प कर सकता है। तो कई तरीके के मूवमेंट है। और याद रखना कि जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला आपको दोनों में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, इनको बनाने वाली जो प्रोटीन थी उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट में फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है, कौन सी, फ्लैजिलिन प्रोटीन होगी। और यूकैरियोट्स में ट्यूबिलिन प्रोटीन है, कौन सी, ट्यूबिलिन प्रोटीन है। और बेसल बॉडी को बनाने के लिए सेंट्रियोल वाली प्रोटीन है, याद है अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हमने क्या किया था, अभी सेंट्रियोल को लिया था, ट्रांसवर्सली कट किया, ऐसे आप किसी फ्लैजिला को लो और कट कर दो, तो इसके अंदर वाला जो कोर है उसको अगर हमें लार्ज करें, इसको इस एक्सिस पे काट के ये वाला पार्ट इसको देखना चाहें, तो इसमें आपको क्या क्या अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे भी अरेंजमेंट होता है, जैसे मैंने वहां पे 9+0 अरेंजमेंट बताया था, यहाँ होता है 9+2 अरेंजमेंट। क्या होगा यहाँ पे, 9+2 अरेंजमेंट। लेकिन वहां पे क्या देखने के लिए मिले थे, ट्रिपलेट। वहां पे क्या थे, ट्रिपलेट। यहाँ पे 9 पेरिफेरल डबलेट लगे होते हैं। कैसे, तो आओ देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही रह गए, तो इसमें फिट करेंगे हम 8 9। ठीक है जी, ये हो गए। अब इसकी यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं ए और बी यूनिट, ए और बी यूनिट। और इसमें बीच में लगे होते हैं ऐसे करके एक सेंट्रल शीथ कहते हैं इसे, सेंट्रल शीथ। और इस सेंट्रल शीथ के अंदर 2 सिंगलेट लगे होते हैं, 2 सिंगलेट, सिंगल यूनिट ट्यूबुलिन की, ये आपस में जुड़ी हुई है। और इधर देखना सभी, और यहाँ पे भी इस तरीके से रेडियल स्पोक की मदद से ये सेंट्रल शीथ इनसे जुड़ी होगी, बाहर वाले 9 ट्रिपलेट से ऐसे। ठीक है जी। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं नेक्सिन। क्या कहते हैं, नेक्सिन एक प्रोटीन है जो इन्हें जोड़ देती है। और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ना जी फ्लैजिला, तो ये मेम्ब्रेन बना दी। तो ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। आइए इन्हें लेबल कर लेते हैं। मैं लेबल कर रहा हूं यहाँ पे 9 पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट। ठीक है जी, ये बना दी मैंने सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। ये बना दिए मैंने, ये बना दिए मैंने 2 सिंगलेट्स। ये बना दी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वहां पे मेम्ब्रेन इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेम्ब्रेन थी नहीं वहां पे। उसके अलावा ये बना दी मैंने नेक्सिन प्रोटीन। और तो कुछ इसमें बचा नहीं है बताने के लिए। ये रेडियल स्पोक्स है। तो इसे अरेंजमेंट को हम लोग कह देते हैं 9+2। क्यों, 9 पेरिफेरल डबलेट है, 9 पेरिफेरल डबलेट है और 2 सेंटर में क्या लगे हुए हैं, सिंगलेट्स।
2 सिंगलेट्स हैं, दैट्स इट। तो आप एक काम करेंगे, इसे प्रिसाइजली नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा पॉइंट, फिर मैं स्ट्रक्चर बनाने का मैं आपको टाइम दूंगा। अब लिख लीजिए, इसमें हेडिंग डालेंगे सीलिया और फ्लैजुला। इसकी अपीयरेंस कार्टविल जैसी इतनी नहीं होती है, इसमें नहीं लिख सकते तो बुक है। अच्छा, अब इधर देखिए, पॉइंट लिखिए इसमें सीलिया और फ्लैजुला में। इसमें लिखिएगा सीलिया एंड फ्लैजुला आर cilia and flagella are fine hair like outgrowth, of the membrane नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा cilia are smaller structure work like ore OAR ore and causes movement of cell in surrounding fluid। दूसरा पॉइंट लिखेंगे flagella are comparatively longer and responsible for cell movement नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे flagella are found in both prokaryotic and eukaryotic cell but are structurally different। अब आप एक काम करेंगे, एक तरफ सीलिया लिख देंगे, एक तरफ फ्लैजिला, बीच में लाइन खींच देंगे। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सीलिया और फ्लैजिला के बीच में क्या डिफरेंस है। एक तरफ सीलिया लिख देंगे, दूसरी तरफ फ्लैजिला, दूसरों बीच में लाइन, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं। और सीलिया के नीचे पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज वेरी लार्ज। नंबर ऑफ सीलिया पर सेल इज वेरी लार्ज। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप नंबर ऑफ फ्लैजिला per cell is usually 1 to 4। नेक्स्ट लिखिएगा सीलिया के नीचे स्मॉलर इन साइज, फ्लैजिला के नीचे लिखिएगा लॉन्गर इन साइज। सीलिया के नीचे एक पॉइंट लिखिएगा यूजुअली अकर थ्रू आउट और मेजर पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ सेल। फ्लैजिला में लिखिएगा सरफेस ऑफ द सेल। फ्लैजिला में लिखिएगा they are found at one end of the cell। सीलिया में लिखेंगे
हेल्प इन लोकोमोशन एंड फीडिंग, और फ्लैजिला में लिखेंगे हेल्प इन लोकोमोशन, और स्ट्रक्चर बना लेंगे ये वाला, और इन यूनिट्स के बीच में ए बी लिख दीजिएगा सब में। इसमें अरेंजमेंट लिख देंगे 9+2, इसमें लिखवा नहीं रहा हूं मैं कुछ भी, ये लिख लीजिएगा कि इसका जो अरेंजमेंट है, हाँ जी बेटा, दोनों में सीलिया और फ्लैजिला दोनों के अंदर ही ऐसा मिलेगा। जल्दी, आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है डायग्राम, तो दे रखा है ऐसा ही।